Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see what is source code, what is execution code and what is object code. Okay, so the concept of source code, object code and execution code, we are going to see it here in detail. Okay, so first let's move to the source code. What is source code? Source code refers to high level code or assembly code which is generated by human or programmer. सोर्स कोड जो है ये ऐसा हाई लेवल कोड होता है जो कि आपकी प्रोग्रामर से या फिर ह्यूमन बीइंग से जनरेट किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि लैंग्वेजेस जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है या फिर लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाने वाला है वो ह्यूमन बीइंग्स की ओर से लिखा जाएगा और वो जो प्रोग्राम है वो मशीन को अंडरस्टैंड नहीं होने वाला, क्योंकि मशीन कौन सी भाषा समझती है, तो मशीन सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझती है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है वो मशीन को नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड कहा जाता है और फिर कंपाइलर को या फिर मशीन को जब भी वो कोड समझना है तो क्या किया जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो कोड होता है वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका एग्जीक्यूशन कोड। ठीक है, सो फिलहाल सोर्स कोड कौन सा होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ होता है या फिर असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ होता है जो कि जनरली ह्यूमन बीइंग्स की ओर से, फिर जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, सो सोर्स कोड इज़ इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो सोर्स कोड जो है वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड करने के लिए, और हम इजीली उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग एनी हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन की ओर से ये लिखा जाने वाला है, इसलिए इसको कैसे लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा या फिर जो ह्यूमन रीडेबल इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसके अंदर इसको लिखा जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें ईजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे या फिर ईजिली हम इसको रीड या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कंटेन द कमेंट्स दैट प्रोग्रामर पुट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर कमेंट्स जो होती है, हम जब कमेंट्स देते हैं ना, वो कमेंट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है वो हमें बाद में याद रहना चाहिए, या फिर प्रोग्रामर के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्रामर वहाँ पर क्या करता है, कमेंट्स देके वो स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया गया है या फिर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसको लिखनी है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिख दी जाती है। तो ये जो कमेंट सेक्शन होता है, ये जो कमेंट होती है, ये भी आपकी सोर्स कोड के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्ट सोर्स कोड एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट। ये मैंने आपको अभी बताया। सोर्स कोड जो होता है जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाता, इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आपका सोर्स कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ कोड है वो कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अभी सपोज करो कि पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि a+b+c उसको प्रिंट करना है, उसका रिजल्ट अगर हमें प्रिंट करना है, तो जो भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने अब तक देखे हैं वो सारे प्रोग्राम्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे। और सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, सी इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, एक वीडियो में, सी कौन सी टाइप की लैंग्वेज है, तो सी क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज है। मतलब क्या है, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही बताया है कि ये जो फाइल्स होती है, सोर्स कोड की जो फाइल्स होती है, ये किस में लिखी जाने वाली है, ये एक तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाएगी या फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड होती है और वो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड है। ऐसी लैंग्वेजेस में जो कोड लिखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। तो और बात क्या है कि ये जो कोड है ये मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, सो जनरली हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं कि भले ही वो जावा में लिखो, आप C++ में लिखो, सी में लिखो, पाइथन में लिखो, तो वो सारे जो प्रोग्राम्स जो हम लिखते हैं वो सोर्स कोड होते हैं।
ठीक है, जब तक आप उसको कंपाइल करके उसका दूसरा फाइल नहीं बनता तब तक वो क्या है, सोर्स कोड उनको हम कहने वाले, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो रहेंगे आपके सोर्स कोड। अभी ऑब्जेक्ट कोड नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, वो है ऑब्जेक्ट कोड। अभी ऑब्जेक्ट कोड क्या है? Source code is provided to language translator like compiler, which will convert it into machine understandable code, विच इज़ कॉल्ड एज द मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, तो मशीन उसको समझ नहीं पाती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। और ये जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ जो कोड रहता है उसको ही कहा जाता है मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। समझ में आ गया? सो सोर्स कोड को जब कंपाइलर या फिर दूसरे कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो जो कोड आपको एज एन आउटपुट मिलने वाला है उसी को आप कहोगे मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस टू विच प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अभी ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर क्या होने वाला है, ऐसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि सिर्फ मशीन को समझ में आने वाली है। अगर हम वो ऑब्जेक्ट कोड देखने जाएंगे तो हमें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या होता है, मशीन जो अंडरस्टैंड कर सकती है ऐसी भाषा में वहाँ पर हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस, हम लोगों ने जो प्रोग्राम दिया था उसको कन्वर्ट करके रखा हुआ होता है ताकि मशीन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। और प्रोसेसर क्या करता है, फिर जैसे ही प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन्स ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पर रहने वाला है, तो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर रहने वाला है। ठीक है, सो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो एंड में अगर आप देखते हो, अगर आप टर्बो सी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर एक टाइप की, सपोज करो कि आप लोगों ने फाइल को नाम दिया एग्जाम्पल करके, example.c करके आपने फाइल को नाम दिया, वो सेव किया, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने लिख लिया, उसको कंपाइल किया, रन किया। ठीक है, उसके बाद टर्बो सी का जो टर्मिनल है उससे बाहर आ जाओ। अभी सी डिस्क जो है आपकी, उसके अंदर जाओ, सी ड्राइव जो है उसके अंदर जाओ, जहाँ पर आप लोगों ने टर्बो सी का फाइल या फिर फोल्डर्स जहाँ पर आप स्टोर करते हो ना, जिस फोल्डर के अंदर आप लोग टर्बो सी के प्रोग्राम्स जो है, सी प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम्स है वो स्टोर करते हो, उस फोल्डर में जाओ और वहाँ पर जाके देखो तो वो जो फाइल है ना आपकी example.c नाम की फाइल है ना, उसकी उसी नाम की 2-3 फाइल्स वहाँ पर बनी हुई होंगी। तो वो कौन सी फाइल होती है आपकी, ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। ठीक है, सो ऐसी अलग अलग फाइल्स वहाँ पर बनती है, लेकिन आप लोगों को सामने सिर्फ कौन सी दिखती है, सोर्स कोड जो आप लोगों ने लिखा है। लेकिन जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करते ही आपकी उसी प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल वहाँ पर बन जाती है और बाद में उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन जाती है, जो आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्योंकि आपको सिर्फ सामने क्या दिख रहा है, सिर्फ सोर्स कोड जो है वो आप लोगों को सामने दिख रहा है, बैकग्राउंड में इतनी सारी फाइल्स वहाँ पर बन रही होती है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो स्टोर किया होता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन मोर ऑफ द मशीन कोड। इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट फाइल्स फॉर एग्जांपल आर कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल्स फॉर्मेट लाइक COFF या फिर COM फाइल्स या फिर EXE नाम की जो एक्सटेंशन वाली फाइल होती है, ये कॉमन फाइल है ऑब्जेक्ट फाइल की, कॉमन टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट फाइल के। ठीक है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर और अदर ट्रांसलेटर। जनरली कौन करता है, ऑब्जेक्ट फाइल तैयार कैसे होती है, जब आपका सोर्स कोड जो है, जस्ट अ मिनट लेट मी अनोट इट टू यू, आपका सोर्स कोड जो है जब वो कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को दिया जाता है। अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपका सोर्स कोड जो है वो प्री प्रोसेसर को दिया जाएगा, प्री प्रोसेसर उसको एक्सपांड करेगा। ये जो पार्ट मैं अभी आपको फिलहाल बोल रही हूँ ना, ओरली बता रही हूँ, ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले। तो फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर क्या क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है जो कि आपके प्रोग्राम को एक्सटेंड करता है। उसके बाद में आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। और उसके बाद में होता है आपका लिंकर।
ठीक है। सो कंपाइलर जब काम करता है, आपका सोर्स कोड जब कंपाइलर को दिया जाता है तो कंपाइलर क्या करने वाला है, उसको इक्विवेलेंट मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और ये मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करके उसका एक फाइल का नाम बना देगा, जो आप फाइल का नाम से सेव किए हैं ना, जैसे कि सपोज करो example.c से आप लोगों ने सेव किया है, तो वहाँ पर example.exe से सेव हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड, या फिर example.com से सिलेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल के होते हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द सोर्स कोड बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड एज इट इज़ नॉट इन अ प्लेन टेक्स्ट लाइक सोर्स कोड, रदर इट इज़ इन अ बाइनरी फॉर्मेट। अभी आपको पता है कि मशीन की लैंग्वेज कौन सी है, आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, तो वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो है वो समझ सकता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कौन सी, 0 और 1 वाली जो लैंग्वेज होती है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो 0 और 1 की जो लैंग्वेज है वही वहाँ पर समझ सकता है आपका कंप्यूटर। ये आपका जो प्रिंटफ स्कैनफ वगैरह लिखते हो ये कुछ भी नहीं समझ सकता है। तो आपका सोर्स कोड जब कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट हो रहा है मशीन कोड के अंदर, तो उस मशीन कोड वाली जो फाइल है ना, आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसके अंदर क्या रहेगा, 010101 के फॉर्मेट में सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर कन्वर्ट की हुई होंगी। तो वो फाइल अगर आप देखते हो तो उसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो फाइल है वो पूरी बाइनरी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, बाइनरी फॉर्मेट में वो होती है, तो हमें वो समझ में नहीं आती है। और हमने जो लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। इसलिए क्या किया जाता है, हर बार हम हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज में हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू हम उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके और बाद में मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगा तो वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। ठीक है, सो इतना सारा वर्क जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, सो यहाँ पर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर है वो है एग्जीक्यूटेबल कोड। अभी व्हाट इज एग्जीक्यूटेबल कोड? एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है? इट इज़ अ फाइल और अ प्रोग्राम दैट इंडिकेट्स टास्क अकॉर्डिंग टू एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस। ये ऐसी फाइल होती है या फिर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है उसके हिसाब से टास्क क्या क्या करने हैं वो बताया हुआ होता है। ठीक है, द सीपीयू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूटेबल फाइल टू डिफाइन द टास्क। जो सीपीयू होता है या फिर जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं वो डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ फिजिकल प्रोसेसर। ये क्या है? मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस हो जाती है आपकी फिजिकल प्रोसेसर के लिए, फिजिकल सीपीयू के लिए। एज ए सीपीयू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट एन ऑब्जेक्ट कोड, वी कैन ऑल्सो कंसिडर द ऑब्जेक्ट कोड एज एन एग्जीक्यूटेबल कोड। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट कोड जो फाइल आपकी बनती है ना, ऑब्जेक्ट फाइल जो बनती है वो भी सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस कर दिए तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल है ना, ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड को ही एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह सकते हो। ठीक है, फर्दर मोर इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू कंसिडर दैट बाइट कोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इज द एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है, या फिर आप एग्जीक्यूटेबल कोड किसके कह सकते हैं? जो बाइट कोड होता है या फिर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती है इनको हम एग्जीक्यूटेबल कोड कह सकते हैं। अभी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इनका रिलेशन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ऑब्जेक्ट कोड को भी कई बार आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि उसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी जान सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है प्रॉपरली? तो दोनों जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, ये दोनों बहुत बार सिमिलर ही होती है। कई बार सिर्फ ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार तो यह होता है कि ऑब्जेक्ट कोड जो है वही आपका एग्जीक्यूटेबल कोड भी होता है। ठीक है, so main difference between object code and executable code is that object code is a program or a file that is created after compiling the source code, while the executable code is a file or a program that indicates task according to the encoded instructions of the CPU. ठीक है, and that can be directly executable. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है?
सोर्स कोड को जब कंपाइलर की हेल्प से या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड है। और एग्जीक्यूटेबल कोड कौन सा रहेगा कि ऐसी फाइल या फिर ऐसी प्रोग्राम जो आपको बता रहा है कि एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस कौन सी है जो कि सीपीयू के ओर से डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, सो इनको हम कहेंगे एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी बहुत जगहों पे तो आपका ऑब्जेक्ट कोड जो है वही आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इनका कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या है, ऑब्जेक्ट कोड जो है वही आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी को आप एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह सकते हो। तो क्या डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप उनको? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है उनको डिफ्रेंशिएट करना। So this is the relationship between object code and executable code. So for today's video, that's it. In this video we have seen source code, then object code and executable code. Also we have seen the relation between object code and executable code. Okay, so that's it for today's video. In next video we will see next topic. Okay, if you like the video then share it with your friends and subscribe to my channel.